मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के तहत अब हम लेते हैं आर्थिक विकास। यानी कि देश का आर्थिक विकास जो है वो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है मौद्रिक नीति का। आर्थिक विकास में है कि देश के जो सभी लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो कि जिनके उनके जीवन के लिए जो आवश्यक है वो मिले। उनका जीवन जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा कहना चाहिए आरामदायक हो और उनकी आर्थिक आय बढ़े। तो ये यानी कि आर्थिक विकास से मतलब है कि देश के विभिन्न जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो आर्थिक विकास में हम ये लेते हैं। तो इस आर्थिक विकास में मौद्रिक नीति का विशेष महत्व है, क्योंकि मौद्रिक जो जितने भी विकास कार्य होते हैं उन विकास कार्यों में विभिन्न प्रकार के निर्माण और विभिन्न प्रकार के कार्यों में मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जितना जो आर्थिक विकास है बिना मुद्रा के संभव नहीं है, पर बहुत ज़्यादा अगर मुद्रा की पूर्ति हो जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो यानी कि मुद्रा जो है इस प्रकार से रहे देश में, मुद्रा की पूर्ति इस प्रकार से रहे देश में जिससे कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। मुद्रा की तटस्थता यानी कि मुद्रा के मूल्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने चाहिए। अगला है आय की स्थिरता, यानी कि जो लोगों को जो आय मिल रही है या जो देश को आय जो मिल रही है या जो राज्य को जो आय मिल रही है उस आय में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने चाहिए। यानी कि मुद्रा की पूर्ति इस प्रकार की हो देश में, जो मनी की सप्लाई इस प्रकार की हो जिससे कि आय में स्थिरता रहे। ये नहीं कि भाई आय जो है कृषकों की आय बहुत ज़्यादा गिर जाए और उद्योगों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगला हम इसका लेते हैं जो है कि बचत एवं विनियोग में साम्य। यानी कि कई बार हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति जो बचत करता है उसके हिसाब से उनको पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं करता है, तो इससे एक बड़ा गैप आ जाता है और व्यक्ति को ये लगता है कि अगर हम बचत कर रहे हैं तो हमारी जो बचतें हैं उन बचतों का मूल्य जो है पहले की तुलना में घटता जा रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेट है वो इतनी ज़्यादा है, यानी कि बाज़ार में मुद्रा की पूर्ति इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो हमने जो बचतें की है और वो पहले की तुलना में कम हो गई है। यानी कि आज हमने अगर मान लो 2,000 रुपये बचाए हैं तो अगले साल जो 2,000 रुपये की जो परचेजिंग पावर है अगले साल वो कम हो जाएगी। और अगर उसकी पूर्ति मुद्रा की इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो वो जो है मुद्रा की कीमत जो 2,000 रुपये है उसकी कीमत अगले सालों में कम हो जाएगी। तो यानी कि मुद्रा की पूर्ति इस प्रकार हो जिससे कि जो हमारे जो विनियोग है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम बचत करते हैं, इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन हो। यानी कि ये जो मौद्रिक नीति इस प्रकार हो जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत करने को प्रोत्साहित करे और लोगों को जो अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उन पर एक रिटर्न मिले। ऐसा नहीं कि भाई जैसे हमें रिटर्न तो मिल रहा है 10% का और हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 12% की है, तो इससे क्या होगा, हम बचत करने के प्रति हतोत्साहित होंगे। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। ये एक उद्देश्य होता है कि भाई इन चीज़ों में जो एक संतुलन होना चाहिए जिससे कि लोग जो है बचत ज़्यादा से ज़्यादा करें और उनको इन्वेस्टमेंट भी करें। अगला है हमारा आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता जैसे कि हमने आपको बताया ये कि आर्थिक स्थिरता से आशय कीमतों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने से है। यानी कि जो एक जो डेवलपमेंट है वो एक लय ताल में हो। ऐसे नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है और कहीं बिल्कुल कम डेवलपमेंट हुआ है। यानी देश में जो भी प्लानिंग की जाती है वो ये प्लानिंग की जाती है तो उसमें ये माना जाता है कि हमारा जो मूल्य स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अभी हम ये सोचें कि कोई बिल्डिंग अगर हमें बनानी है
या हमें कोई बांध बनाना है या नहर बनानी है, तो वो हम ये सोचते हैं कि भाई ये 500 करोड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब चूंकि हमारे यहाँ आर्थिक स्थिरता नहीं है, बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, और पता लगता है कि जो है ये जो 500 करोड़ का डैम है जो 2000 करोड़ रुपए में बनेगा, तो इससे क्या होगा, एक तरफ हमारा डैम नहीं बनेगा, दूसरे हमारी जो है देश में जो विकास होने वाला था वो विकास नहीं होगा। और उसका तो यानी कि देश में जब आर्थिक स्थिरता रहती है, कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, तो सारी की सारी इंडस्ट्री है वो तेज़ी से प्रोग्रेस करती है। दूर दूर से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो हमारे उद्योगपति हैं वो नए नए उद्योग लगाते हैं। और वो एक टाइम की जब आर्थिक स्थिरता रहती है तो जो हमारे जो उद्योगपति हैं वो ये रिस्क ले सकते हैं कि भाई ये जो हम वस्तु बना रहे हैं हमें आगे के टाइम में इस कीमत पर आराम से प्लानिंग करी जा सकती है, इस कीमत पर आराम से बेची खरीदी जा सकती है। यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या हमारे जो दूसरे व्यापारी हैं वो भविष्य की जो प्लानिंग है, जिसके कि बिना कोई व्यापार और उद्योग चल नहीं सकता, वो बिना प्लानिंग बिना आर्थिक स्थिरता के नहीं करेंगे। अगर जैसे हम देखते हैं कहीं अगर बहुत ज़्यादा कीमतों में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में व्यापारी कोई प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता है, क्योंकि उसके मान में बार बार ये रहता है पता नहीं हमारी इंडस्ट्री है वो सफल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना, यानी कि देश का जो विकास है उसके लिए जो साधन है वो खास तौर से मनी है वो उपलब्ध कराना। अभी जैसे मान लो हमें विकास करना है देश का, तो रोडें बनानी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करना होगा, एजुकेशन डेवलप करनी होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे लोगों की आय बढ़ानी होंगी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। और धन से मतलब है जो या तो धन हमारे देश में लोग जो है बचतों के द्वारा इकट्ठा करें, या जो है ये धन हम दूसरे देशों से लाएं। तो जब कीमत स्थायित्व होता है देश में, एक जो इन्वेस्टमेंट और उसका बैलेंस रहता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बैलेंस रहता है, तो ये जो इस प्रकार के जो साधन हैं वो अपने आप उपलब्ध होने लगते हैं। तो मौद्रिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी जो विनिमय दरों में इस प्रकार का स्थायित्व होना चाहिए, जिससे कि हमारे विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में देसी और विदेशी मुद्रा हमें उपलब्ध हो सके। और कुशल भुगतान तंत्र, यानी कि जो भुगतान तंत्र से मतलब है कि जो पेमेंट सिस्टम है, कि जो हम जैसे भुगतान करते हैं, जो देश में जो पेमेंट सिस्टम बना हुआ है, यानी कि एक दूसरे को पैसे का देना, तो ये जो है भुगतान है, इसमें ये जो तभी जाकर एक कुशल बनता है जबकि जो कीमतों में स्थायित्व हो और मनी की पर्याप्त मात्रा हो। जैसे अगर मान लो मनी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो हमारा भुगतान जो ये मुद्रा की अगर पर्याप्त मात्रा नहीं है, या जो पूरी तरह से विकसित तंत्र नहीं है जिसके द्वारा कि हम उधार की मुद्रा प्राप्त कर सकें, तो ये जो है ये हमारा तंत्र फेल हो जाएगा। और अगर ये तंत्र अगर मान लो मुद्रा की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त मात्रा में हमने तकनीकी जो है सुदृढ़ कर रखी है, या हमारे पास में दूसरे प्रकार के जो सिस्टम अपडेट्स हैं, तो हमारा भुगतान तंत्र अच्छी तरह चलेगा। तो यानी कि हमारी मौद्रिक नीति का ये भी एक उद्देश्य होता है कि जो हम पेमेंट सिस्टम अपनाएं वो पेमेंट सिस्टम भी पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य करे, अच्छी तरह से वो बना रहे, जिससे कि देश का डेवलपमेंट अच्छा हो। जैसे मान लीजिए हमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो धन भेजना है, पेमेंट करना है, वो सिस्टम भी जो है मौद्रिक नीति के तहत ही आता है कि वो किस प्रकार से हमारी मौद्रिक नीति उसको सुदृढ़ बनाने में योगदान देती है। तो ये हमारा हुआ मौद्रिक नीति के उद्देश्य, और ये हम अब कंप्लीट करते हैं, अगला चैप्टर लेंगे इसके बाद में।